ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ OPS ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। बढ़िया सर, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DA ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, DA 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸच्चाई ਕੀ है? जी 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 त्रिलोचन साहब, देखिए 25 मार्च को, अगर आपको याद होगा तो 25 मार्च को भारत सरकार ने एक फाइनेंस बिल के अनुपूरक के रूप में एक पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट करके एक बिल पास किया था। और उसमें ये कहा था कि पर्टिकुलर डेट से पहले और उस डेट के बाद के पेंशनर्स के बीच में एक विभेद स्थापित किया जा सकता है, उनके बीच में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो हमने 26 मार्च को ही इसका विरोध किया था, क्योंकि 19 मार्च को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जो NPS में एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव लेकर के आए थे, तो उसमें क्या था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, चूंकि वो फंड बेस्ड पेंशन स्कीम उसको कहा है। फंड बेस्ड का मतलब कि जितने साल आपने नौकरी की उतने साल तक फंड इकट्ठा हुआ और उस फंड के आधार पर सरकार ने पेंशन देने की व्यवस्था की। और 19 मार्च के बाद, 6 दिन के बाद 25 मार्च को ये बिल लेकर के आ गए। तो इसका मतलब तो साफ था कि अब जो 2026 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं या होंगे, अभी 2026 आने में काफी वक्त है, तो जो लोग भी रिटायर होंगे तो उनके केस में सरकार ये कर सकती है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैं पुराने पेंशनर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ त्रिलोचन साहब, क्योंकि जो पुराने पेंशनर हैं, ओल्ड पेंशनर, तो उनको तो नहीं रोक सकती सरकार, ये तो तय है, उनको कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे या उन्होंने ऑप्ट कर लिया है, जो रिटायर हो चुके हैं या जनवरी 2026 से पहले पहले रिटायर हो जाएंगे, तो उनको सरकार पे कमीशन का लाभ देने से रोक सकती है। DA का लाभ देने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA उसके साथ लिंक्ड होगा, लिंक्ड रहेगा। जब जब DA बढ़ेगा उसकी पेंशन बढ़ेगी। दूसरी बात, जब 26 मार्च को हमने इस पर तमाम सारे मीडियाज में इस मुद्दे को उठाया भी था और उसके बाद इसको राज्यसभा में भी इस पर सवाल उठे, तभी कल परसों में माननीय जो वित्त मंत्री जी का फिर से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने क्लियर कहा है कि ऐसी कोई सरकार की रणनीति नहीं है, मंशा नहीं है कि वो मतलब जो है पुराने पेंशनर को DA बंद कर देगी या पे कमीशन का लाभ बंद कर देगी। ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन नहीं है। तो मैं एक बात तो कहूंगा कि जब विचाराधीन नहीं है तो सरकार को ये बिल लाने की जरूरत ही क्या थी। दूसरी बात यह है कि DA के बेनिफिट देने से सरकार ना तो UPS में रोक सकती है, ना ओल्ड पेंशनर में रोक सकती है। NPS में DA का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो लोग NPS में रिटायर हो रहे हैं, तो वहां तो इसकी कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात है, पे कमीशन का बेनिफिट देने से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रोक सकती है, पुराने पेंशनर को भी पे कमीशन का लाभ देने से रोक सकती है। ये तो तय है कि ऐसा कर सकती है। तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने इस तरह की कोई कोशिशें की
हम्म, हालांकि जो कल परसों में माननीय निर्मला सीतारमण जी की तरफ से जो खबर आई है, स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने मना किया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम्म, तो हम यही मान के चलेंगे कि अभी सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी नहीं जो कर्मचारियों के खिलाफ हो। जी। हम्म। पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जी। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी। जी। सर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग एनपीएस में रिटायर हो चुके हैं हम्म, या जनवरी 2026 से पहले रिटायर होंगे, और अगर वो हम्म, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प का चयन करते हैं, हम्म, क्योंकि अब सरकार यूपीएस लेकर के आ गई 19 मार्च को, तो जी, बहुत सारे लोग यूपीएस ले रहे हैं क्योंकि जिनकी नौकरी 20 साल से कम की है, ओके, वो लोग, उनकी मजबूरी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना। अब हम्म, सरकार ने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है। हम्म, फंड बेस्ड पेंशन स्कीम का मतलब, जब तक आपने नौकरी की, हम्म, जितना फंड इकट्ठा हुआ आपके अंशदान से और सरकार के अंशदान से, हम्म, उसी आधार पर यह कैलकुलेशन की गई है। जितने साल की नौकरी उतने साल के हिसाब से पेंशन का प्रतिशत, परसेंटेज। हम्म, तो ये तो तय है कि सरकार ये बिल इसीलिए लाई है ताकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के और जो पुराने पेंशनर हैं, इन हम्म, लोगों को 8वें वेतनमान आयोग का लाभ हम्म, देने से रोका जा सके। डीए नहीं रोक सकते, डीए तो मतलब जो है उसमें इंडोर्स्ड है, हम्म, डीए की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पे कमीशन का लाभ देने से मैं मतलब कहूंगा कि ये सरकार की एक स्ट्रेटजी है, उसका उसकी रणनीति है पे कमीशन का लाभ देने से रोकने की। तो हम्म, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पे तो मैं बहुत श्योर हूं कि ओ- उसको तो ये रोक ही देंगे, ओके, इनका है ये। हम्म, जी। ओके, ये ਇਹਦਾ लेकिन अभी ਮਤਲਬ ਇਹ अभी चूंकि सरकार मना कर रही है, अभी तो सरकार ये कह रही नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो वो ये भी नहीं बता रही है कि यूनिफाइड पेंशन के जो पेंशनर्स होंगे उनको पे कमीशन का लाभ देगी या नहीं देगी, ये भी नहीं बता रही है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ जी। ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ? देखिए, राज्यसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया था मार्च के अंत में, उस हम्म, समय संसद सत्र चल रहा था, हम्म, तब ये बात आई थी, सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया था, हम्म, उसमें ये कहा गया था कि सरकार ऐसा कोई प्लान लेकर के नहीं आई, ये केवल एक सिंपल प्रोसेस है, फाइनेंस बिल का प्रोसीजर है जो हमेशा होता रहा है, हमेशा इस तरह की लैंग्वेज से इसको निकाला जाता रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है वो पेंशनर को पे कमीशन या डीए रोकने जा रही है। हम्म, अभी तक तो सरकार ये कहती आई है। हम्म, तो जब तक कि सरकार ये स्पष्ट ना कर दे कि हम वो पे कमीशन या डीए का बेनिफिट पुराने कर्मचारियों को देने से रोकेंगे, तब हम्म, तक इस पर मुझे लगता है कि आशंकाएं ही कह सकते हैं हम। ਓਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗੱਲ जी। ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ जी। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ जी। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ जी। जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सर, डर का माहौल पैदा हो गया है, हम्म, और लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं। हम्म, हालांकि मैं अभी लोगों को यही कहूंगा, कर्मचारियों को यही कहूंगा जी, कि देखिए, डीए को सरकार नहीं रोक सकती है। हम्म, डीए की व्यवस्था है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी और पुराने पेंशन में भी। हम्म, केवल वेतनमान आयोग को लेकर के संशय बना हुआ है, हम्म, और सरकार अभी बोल रही है कि वो ऐसा नहीं करने जा रही है। तो ओके, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वेतन आयोग का गठन होने वाला है। हम्म, अभी वेतनमान आयोग के जो गठन के लिए जो जरूरी है, ऑफिस जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग चाहिए, उनकी भर्ती निकाली हुई है संविदा पे, डेपुटेशन पे। तो हम्म, अभी उनको डेपुटेशन पे सरकार भर्ती कर रही है। तो हम्म। जब पे कमीशन का ऑफिशियली गठन हो जाता है, तो देखते हैं उसमें कोई ऐसी रिकमेंडेशन आती है, अगर उसके हम लोग खिलाफ खड़े होंगे, उस खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर साहब ਅੱਗੇ और ਮੈਂ सरकार भी तो बैकफुट पर है। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ जी। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। जी। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ जी। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣੇ जी ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 8ਵਾਂ ਪੇ जी ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? त्रिलोचन बात कहूंगा कि लेट तो हुआ है, हम्म। क्योंकि पहले के समय में पे कमीशन को काम करने में 1 1.5 2 साल तक लगते थे। हम्म। लेकिन जब से 7वें पे कमीशन में पे मैट्रिक्स बन गई, हम्म। उसके बाद से इसको डिले होने की मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने की संभावनाएं खत्म हो गई। ओ- अभी क्या है कि सरकार ने 16 जनवरी को अनाउंस किया था, पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था। हम्म। 16 जनवरी से 16 फरवरी, 16 मार्च, 16 अप्रैल और 16 मई भी निकल गई। हम्म। तो 4 महीने हो जाने के बाद भी अभी ऑफिशियली कमीशन के सदस्यों का या उसके चेयरमैन का गठन नहीं हो पाया, उनके नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये हम्म। डेफिनेटली डिले हो रहा है। हम लोग सरकार को लिख रहे हैं, हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जल्द मीटिंग हो। हम्म। और 24 फरवरी को जब हमारी मीटिंग हुई थी माननीय कार्मिक मंत्रालय के साथ में, कार्मिक मंत्री जी के साथ में, तो हम्म। उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था हम्म। कि पे कमीशन का लाभ इस बार समय से मिलेगा, क्योंकि ज्यादा काम नहीं है। सरकार ओके। ये मानती है कि केवल एक पे जो फिटमेंट फैक्टर है हम्म। उसको बनाने की जरूरत है कि फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा। हम्म। इससे ज्यादा सरकार कुछ करने वाली इस बार नहीं है। तो हम्म। जो फिटमेंट फैक्टर आएगा उसके मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तनख्वाहें या जो सैलरीज हैं वो बदल जाएंगी, नई हम्म। मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम्म। मुझे लगता है कि उसके लिए तो 3 4 महीने का टाइम सफिशियंट होगा, उससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। और शायद इसी वजह से कुछ तो जो इंडो पाक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वार की जो हम्म। हालात बन गए, उनकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। ओके। लेकिन इसमें हम लोग लिख रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि पे कमीशन के सदस्यों का जल्द से जल्द ऐलान हो और पे कमीशन अपना काम करे। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ जी 2026 ਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ जी ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ जी ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ जी ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ जी 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ त्रिलोचन साहब। जी ਪੋਸੀबल नहींगा। जी जी, आप सही कह रहे हैं कि देखिए समय लगता है, मीटिंग्स होती हैं और फिर उसकी कार्यवाही लिखी जाती है, अलग अलग विभागों से क्वेरीज ली जाती हैं, उनकी समस्याएं ली जाती हैं। हम्म। तो इनमें काफी समय लगता है, ये बात सच है। हम्म। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ये लग रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा संगठनों से बात करने के मूड में नहीं दिख रही है। ओके। सरकार संभव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पे कमीशन का गठन कर रही है, तो संभव है 2 4 जो मान्यता प्राप्त संगठन होंगे उनसे बात करेगी। हम्म। और जो जेसीएम स्टाफ साइड है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो स्टाफ साइड है, हम्म। तो उनके साथ वार्ता करेगी। ओके। और ऐसा लगता है कि देखिए लेट तो हुआ है, हम्म। इसमें कोई दो राय ही नहीं। हम्म। कर्मचारी परेशान है, लेकिन सरकारों की अपनी रणनीति है। हो सकता है इनको चुनाव दिख रहा हो, बिहार का चुनाव दिख रहा हो या हम्म। कोई और चुनाव दिख रहा हो। हम्म। तो इनकी ये स्ट्रेटजी रहती है कि जब एंड टाइम पर कोई चीज आ जाएगी, दिल्ली का चुनाव था उस समय पे कमीशन का ऐलान हुआ था, हम्म। बिहार का चुनाव आएगा तो उस समय कमीशन के आयोग के सदस्यों का गठन का ऐलान हो जाएगा। तो जी। इस तरीके से काम करती हैं, तो उसमें पिसता है, कहीं ना कहीं कर्मचारी का नुकसान होता है, क्योंकि फिर जब ठंडे दिमाग से जो काम नहीं होता है वो उसको आनन फानन में करते हैं, तो उसमें बहुत तरह की एनोमलीज रह जाती है। हम्म। तो हम्म। हमारी सरकार से लगातार इस मामले में दरख्वास्त भी यही रही है कि पे कमीशन के सदस्यों का जल्द से जल्द ऐलान करें। अब टाइम नहीं बचा है, ऐलान करना भी चाहिए। हम तो लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, पत्रों से, और अगर जेसीएम कभी जाता है तो उनको भी हम राइटिंग में देते हैं कि भाई इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हम्म। तो ये है कि इंतजार में है कि सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठे, जल्द से जल्द सदस्यों का ऐलान हो। हम्म। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ, जी ਤੁਹਾਡੀ जी ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਨਾ ਐਨਪੀਐਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਪੀਐਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ जी ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਟੋਟਲ 30 ਲੱਖ जी ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ
20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਕੀਤੀ जी ਯੂਪੀਐਸ, ਤੇ 99% जी ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ जी ਸਟੇਟਸ ਕੀ जी ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ जाएगी ਗੱਲ? त्रिलोचन साहब, एक बात तो सच है कि भारत सरकार ने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाएंगे तो 30 लाख कर्मचारी इसको ऑप्ट कर लेंगे, 32 लाख ऑप्ट कर लेंगे, 40% लोग ऑप्ट कर लेंगे। हम्म लेकिन सच यही है कि शुरुआत के 2 महीनों में 2000 का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा ऑप्ट ओके। करने वाले। हम्म दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, आज भी हम्म सरकारें ये कानून बनाते हैं और इनको शायद पता ही नहीं है कि कानून आज उन्होंने 1 अप्रैल से 30 जून तक की लास्ट डेट रखी। पहली बात तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई भयंकर कमियां हैं। ओके। पहली कमी है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद भी कर्मचारी को पेंशन के लिए 10 करना पड़ेगा। हम्म कोई नहीं जानता इस दरमियान क्या वो खाएगा, कैसे पिएगा, कहाँ से पैसा लाएगा। हम्म तो वो जो है मतलब एक तो ये कमी हो गई। जी। दूसरी दूसरी की उन्होंने 20 साल की जगह 25 साल कर दिया कि 25 साल की नौकरी के बाद 50%। तो हम्म जो लोग रिटायर हो रहे हैं हम्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम में या एनपीएस में, हम्म ये सब 15-20 साल के अंदर रिटायर हो रहे हैं। तो ओके। उनके पास कार्पस बहुत कम है। हम्म उन्हें पेंशन देने के नाम पर ये पूरा का पूरा कार्पस ही वापस ले रहे हैं। तो हम्म ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जी। तो इस तरह से जिनके लिए हम्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत जरूरी हो भी गई, क्योंकि उनके पास 2 विकल्प है, हम्म एक एनपीएस का हम्म और दूसरा यूपीएस का। जी। तो एनपीएस ये भी वो कोई चाहना है, पीएस में उन्हें हजार की पेंशन मिल रही है, हम्म यूपीएस में जाएंगे तो 15-20 हजार की पेंशन मिलेगी, जी। लेकिन जो कुछ उनकी जमा पूंजी है वो उनसे सरकार वापस करा ले रही है। ओके। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हम्म वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी ये केवल प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओपन हुआ है, अभी स्टेट्स में नहीं ओपन हुआ है। हम्म यहाँ तक कि जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के हैं या जी। किसी हॉस्पिटल के हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल के हैं हम्म या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए अभी तक आदेश हुए ही नहीं है। हम्म और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो मतलब जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के हों हम्म, चाहे रेलवे के हों, जी। वहां क्लैरिटी कि कैसे करेंगे, क्योंकि उनको 5-6-7 साल हो गया रिटायर लोगों। जी। तो उनके कार्यालयों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भरने की कोई सुविधा नहीं है। वो लोग रोज फोन करते हैं, उनके मैसेज आते हैं हमारे पास कि हम्म उनके ऑफिस में किसी को जानकारी ही नहीं है, तो वो ओके। काम हो ही नहीं पा रहा है हम्म रोशन साहब। जी। तो एक तो सरकार को इस बढ़ानी पड़ेगी और जो कमी है उसको भी इनको दूर करना पड़ेगा हर हालत। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ जी ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ जी ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ जी ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ जी ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, जी ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰੀ जी ਫੰਡ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ जी ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ जी ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀਐਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ जी ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। बिल्कुल सर, देखिए हिमाचल सरकार पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बन रहा है। हम्म और हिमाचल ने तो अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ओके। और पंजाब सरकार ने बोल तो दिया था कि हम ओपीएस लागू करने वाले हैं, करेंगे, नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, लेकिन उस पर आज तक काम नहीं किया। जी। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के साथ धोखा है।
हम्म। जब आपको करना नहीं था तो आपने घोषणा क्यों कर दी, नोटिफिकेशन क्यों निकाल दिया? जी। अब ये लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेहतर तरीके से जानता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई सारी एनोमलीज है। हम्म। उन एनोमलीज के साथ इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं, जी। जिनकी नौकरी शॉर्ट है, 15-20 साल की है, हम्म। तो उनके पास अभी मजबूरी है, क्योंकि ओपीएस है नहीं उनके पास, तो कुछ तो रिटायरमेंट पे चाहिए उनको। तो ओके। एनपीएस से बेहतर हम्म। यूपीएस, तो उनकी मजबूरी है जाना। तो उनको छोड़ करके कोई भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी कितने साल की होगी। तो हम्म। सरकार को अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चलाना है तो ये ऑप्शन रिटायरमेंट पे मांगना होगा। जब हम्म। आदमी रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच जाएगा तो 2 महीने पहले आप उससे विकल्प ले लीजिए कि वो एनपीएस से पेंशन लेना चाहता है, या बाकी हमारी लड़ाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जारी रहेगी, चली रहेगी। ओके। कोई ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ? सर देखिए, सब लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। और लगातार इस मुद्दे पे जो है बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हम हम्म। लोग भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जी। तो अभी हम अलग अलग राज्यों में जाकर के भी लोगों को जगा रहे हैं। तो हम लोग एक बड़ी अक्टूबर में एक बड़ी रैली प्लान कर रहे हैं दिल्ली में, इस एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले ये रैली की जाएगी। और उसमें पूरी तरीके से हम दिखाएंगे कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ है। नाम कुछ भी रखिए, लेकिन वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो दो डिमांड है, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम इसके विरोध में खड़े रहेंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।